16 of August 1946। यह एक ऐसा ईयर होता है जिस टाइम हमारे भारत आजादी के कगार पर होता है, लेकिन आजादी से पहले हमारे भारत में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे भारत को हिला कर रख देती है। इस दिन कोलकाता में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। वहाँ पर मौजूद किसी ने भी सोचा नहीं होता है कि कुछ ही घंटों में वहाँ पर मौजूद हजारों लाखों लोगों की जिंदगी मातम में बदलने वाली है। इस ट्रेजेडी का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। 1747 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत पर हुकूमत करते रहे, यानी कि लगभग 200 सालों तक जो अंग्रेज थे हमारे भारत पर हुकूमत करते रहे। लेकिन जो भारत के लोग थे इन सभी गुलामी के चंगुल से आजाद होना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जो कि ब्रिटिशर्स को हमारे भारत छोड़ने पर मजबूर किए, जैसे कि चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सवर्णीय आंदोलन। और इन समय में जो मुस्लिम थे उन्होंने भी हिंदुओं का बहुत साथ दिया। लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है जो कि 8 अगस्त 96 को हुआ होता है, उसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं वे कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का डर था कि अगर जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत छोड़कर चले जाएंगे तो जो हिंदू को लोग हैं उन लोगों पर अत्याचार करने लगेंगे। जो मुस्लिम लीग है उसकी एक्चुअल में शुरुआत 30 दिसंबर 1906 को हुई होती है और उसका सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा कर और कांग्रेस के एक ऑप्शन के रूप में काम करना और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच मुस्लिमों के हितों की रक्षा। तो जो मुस्लिम लीग होती है वह तो पहले एकीकृत भारत का सपोर्ट और समर्थन करती है, लेकिन आगे चलकर वह भी अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगती है। देखिए एक्चुअल में इन सभी की शुरुआत मार्च 1946 से होती है। हालांकि जो मुस्लिम लीग होती है उसने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की लाहौर अधिवेशन से कर रही थी, जिसमें वह मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाना चाहती थी और उसका नाम उसने पाकिस्तान रखा। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं, इसका नाम क्लेमेंट होता है। वह एक मिशन पारित करते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को आजादी देना और जो ब्रिटिश थे वहां से ट्रांसफर हो जाना, मतलब कि जो ब्रिटिश थे उनको भारत छोड़कर जाना होता है। इस प्लान के तहत भारत को एक ही राष्ट्र में रहना होता है, लेकिन उन सभी को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर रहना होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में हिंदू लोग को रहना होता है और ग्रुप बी में मुस्लिम लोग को रहना होता है और जो ग्रुप सी होता है उसमें मिक्स्ड पीपल करना होता है। और इन सभी ग्रुप का अपना संविधान बनाने का अधिकार था। देखिए पहले तो जो कांग्रेस होती है इन सभी को मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि यह सरासर देश का बंटवारा जैसा लग रहा था। लेकिन जो बाद में होती है वह संविधान सभा के इस गठन को स्वीकार कर लेती है। और जो मुस्लिम लीग होती है वह पहले तो इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में उसे पता चलता है कि जो कांग्रेस होती है वह मजबूरन में यह स्वीकार किया है, तो उसे इस पर थोड़ा डाउट होने लगता है। और डाउट यह उसको पूरा विश्वास में तब बदल जाता है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि कांग्रेस केवल संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद वह खुद स्वतंत्र रूप से पॉलिसी तय करेगी और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करेगी। जो कि यह बात जिन्ना को सरासर खतरा और धोखा लगा और उसे लगा कि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा और कांग्रेस मुस्लिमों का साइड करके सत्ता खुद अपने हाथ में ले लेगी। जिस पर उसने काउंसिल में ऐलान किया कि हम लोग पाकिस्तान चाहते हैं और अगर हमें पाकिस्तान सीधी पूर्वक नहीं मिलती है तो हम लोग इसे बलपूर्वक हासिल करें। और उसने ऐलान किया कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम देगी। और उसके लिए उसने कोलकाता शहर को चुना, क्योंकि बंगाल में उस टाइम मुस्लिम लीग की सरकार थी और जो बंगाल का पीएम था वो हुसैन सुहरावर्दी था, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं के विचारों का कट्टर समर्थक था। और वहाँ के मौजूद जनता मुस्लिम लीग के एक ही इशारे पर कुछ भी कर सकती थी। उस टाइम कोलकाता के मिश्रित आबादी वाला शहर था। उस टाइम वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में रहते थे, तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में दंगे आसानी से भड़क सकते थे और भारत के विभाजन की जो मांग थी वह और तेज हो सकती थी। और उस टाइम कोलकाता एक औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र वाला शहर था, जिस टाइम की उस टाइम उसका व्यापार अलग अलग देशों से होते थे। तो वहाँ पर दंगे भड़काने से जिन्ना विश्व को दिखाना चाहता था कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसने यह जगह को चुना। और बात यह आती है कि 16 अगस्त के दिन को क्यों चुना गया, क्योंकि उस टाइम कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम धार्मिक मतभेद पहले से ही फैले हुए थे और रमजान का महीना चल रहा था। तो 16 अगस्त को दिन शुक्रवार था, तो जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ को जुटा पाना आसान था। सुहरावर्दी मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात पहले से ही पता थी कि उस दिन भीड़ को आसानी से भड़काया जा सकता है। तो इन सभी के बाद मुस्लिम लीग कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों को अधिक संख्या में एकत्रित कर। और वहां पर मुस्लिम अधिकांशतः मात्रा में मौजूद भी हुए। तो उसके बाद जो बंगाल के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे सुहरावर्दी, वो डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने के लिए बहुत से कार्य किए और अखबारों की सहायता से भी लोगों के पास संदेश पहुंचाया गया कि ये हमारा पवित्र संघर्ष है और इसमें हम सबको अपनी ताकत दिखाएंगे। 16 अगस्त 1946 को सुहरावर्दी ने कोलकाता में सार्वजनिक अवकाश को लागू कर देती है, जिसके चलते सारा शहर रोड पर उतर आती है। मतलब कि सार्वजनिक अवकाश से स्कूल, दुकान, दफ्तर सारी बंद होती है और सारा भीड़ सड़क पर उतर जाती है। और यहाँ तक कि डायरेक्ट एक्शन डे से पहले सुहरावर्दी कोलकाता के
पुलिस कर्मी में बहुत से बदलाव करती है। मतलब कि जहाँ हिंदू पुलिस थे उसको ट्रांसफर कर देती है और उसके जगह पर मुसलमानों पुलिस को लाती है, जिसके चलते अगर हिंसा की भावनाएं भी उत्पन्न हो तो जो मुस्लिम पुलिस है वह मुसलमानों का ही साथ दे। हमले से पहले सुहरावर्दी ने लोकल मुस्लिम के अलावा पूर्वी बंगाल, ढाका, नोआखली, जटगांव, सिलहट, बरिशाल से बड़े पैमाने पर मुस्लिम मजदूर, नाविकों और बेरोजगार युवकों को बड़ी मात्रा में बुलाया गया और उनको हिंसा का पाठ पढ़ाया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उन सभी को हथियार वगैरह दिए जाने लगे और यहाँ तक कि कहीं कहीं जगह पर तो मस्जिदों में भी हथियार बांटा गया। 16 अगस्त 1946 इस दिन पूरा शांति का माहौल था क्योंकि सार्वजनिक अवकाश था तो सभी जगह के दुकान दफ्तर बंद थे, लेकिन कहीं कहीं पर खुला थे। तो 8 बजे तक कई कई जगहों पर जबरन शटर गिरवाने और मारपीट की खबरें आने लगी। 10 बजे तक लाल बाजार पुलिस मुख्यालय तक खबर आने लगी और रिपोर्ट पहुंची कि उत्तरी मध्य कोलकाता के इलाकों में जैसे राजा बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड, कुकुटल्ला, बुर्रा बाजार की दुकानों को बंद कराने से लेकर धक्का मुक्की, चाकूबाजी, छुरा घोपने और ईंट पत्थर चलने लगे हैं। लेकिन जो पुलिस होती है इन सभी को नजरअंदाज कर देती है, जिसके चलते माहौल और भी गर्म होने लगता है और जो पूरे कोलकाता का उत्तरी भाग होता है वह दंगाई क्षेत्र मैदान बन जाता है। 11 बजे के आसपास हैरिसन रोड पर पुलिस जो होती है वह पहली बार फायरिंग करती है और टीयर गैस से भीड़ हटाने की कोशिश करती है। 12 बजे तक सियालदा से श्याम बाजार तक ईंट पत्थर और मारामारी होती रही। दोपहर के नमाज के बाद और कॉलोनियस मार्ग पर हजारों लोग जमा होते हैं। लगभग उस रैली में 30,000 से लेकर 1 लाख तक मुस्लिम इकट्ठे हुए थे और इसके बाद सोहरावर्दी और अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे ख्वाजा नजीमुद्दीन भाषण देते हैं और इस भाषण में पाकिस्तान की मांग को बल देने के साथ साथ हिंदू विरोधी नारे भी लगाए गए और सोहरावर्दी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि हमें वो सब कुछ चाहिए जो हमारे है। और जो ख्वाजा नजीमुद्दीन होता है वो बोलता है कि 11 बजे तक जो दंगे हुए उन सभी में अधिक से अधिक घायल मात्रा में जो लोग हुए थे उन सभी मुसलमान हुए थे, जिसके चलते रैली में जो मौजूद भीड़ थी वह रैली के बाद और भड़क जाती है और कोलकाता के अलग अलग शहरों में फैल जाती है और दोपहर 2 बजे के आसपास हिंदू बहुल क्षेत्रों में हमले शुरू हो जाते हैं। राजा बाजार और बुर्रा बाजार के दुकानों पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शुरू हो जाती है और जगह जगह पर किसी को भी बेवजह मार दिया जाता है और लोगों के घर दुकानों में आग लगाई जाती है और यहाँ तक कि लोगों के घर में बम भी फेंकना स्टार्ट कर देता है। शाम होते तो कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछने लगी थी। बुर्रा बाजार भी हिंदू बहुल क्षेत्र था जहाँ पर व्यापारियों को मारा गया, उनके दुकानें जलाई गई। केला बागान और राजा बाजार इन निश्चित समुदाय में भी दोनों समुदाय के बीच बहुत खूनी झड़पें हुई और यहाँ सबसे ज्यादा मौतें हुई। वहाँ पर मौजूद पुलिस होती है वह कोई कार्यवाही नहीं करती है और वह सिर्फ लाशें को हटाने का काम करती है। शहर के जिन जिन इलाकों में दंगे हुए थे वहाँ पर 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया और जो कोलकाता की पूरी सड़कें थी वह शाम तक मतलब कि रातों रात लाशें से लथपथ दिख रही थी और वहाँ की जो पूरी घर थी वह आग से लिपटी हुई दिख रही थी। इन सभी के बाद भी ये सभी रुकता नहीं है और इसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को राजा बाजार में स्थित विक्टोरिया कॉलेज वहाँ की मासूम लड़कियों उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया था, उनके साथ ही बहुत जुल्म किया था। कुछ मुस्लिम लीग के लोग वहाँ के हॉस्टल में घुस जाते हैं और वहाँ पर जो लड़कियां होती है उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बालों को घसीटा जाता है, उनके कपड़ों को फाड़ा जाता है। वहाँ के लगभग 4 लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और रेप करने के बाद उनको मार दिया जाता है और उनको मारने के बाद उनकी बॉडी को कॉलेज के विंडो से लटका दिया जाता है। तो चूंकि ये सभी जो प्रोसेस था इन सभी को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही था। तो ऐसे में एक विक्टिम सामने आते हैं जिसका नाम गोपाल मुखर्जी होता है, जिन्हें गोपाल पाठा भी कहते हैं। उन्हें पाठा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो उनके पूरे परिवार था वह कसाई था और वह मांस बिक रहा था, मतलब कि वह मांस बेचने का काम करते थे और यहाँ तक कि वह एक पहलवान भी थे और वे सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर थे और यहाँ तक कि वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे। तो उन्होंने एक मेंबर बनाया जिसमें 500 से 800 हिंदू शामिल थे, जिसमें बंगाली, हिंदू, सिख, बिहारी, उड़िया और यूपी के लोग शामिल थे। तो इन्होंने वादा किया कि जो भी हमारे मुस्लिम बहु बेटियों को छेड़ेगा और उनके साथ दरिंदगी करेगा वो जान से जाएगा। इसके बाद ये मुस्लिम औरतें, बच्चे और बुजुर्गों को साइड में रखकर जो रैली में उतरे थे उन सभी को टारगेट किया। इन सभी में उतरने से पहले वे अपने लोग को हथियार देते हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में बचा था उसे खरीदा जाता है और लोगों में बांटा जाता है और वे अपने मेंबर के लोगों को बोलते हैं कि अगर हमारा एक हिंदू भाई मरता है तो हम लोग 10 मुसलमानों को मारेंगे। तो इसके बाद ये सभी नरसंहार करने के लिए निकल पड़ते हैं और वे भी मुसलमानों को काटने लगते हैं। इनके इस नरसंहार को देखते हुए जो मुस्लिम लीग के लोग होते हैं वो कोलकाता छोड़कर भागने लगते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग और बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सईद सोहरावर्दी की योजना यह थी कि कोलकाता को मुस्लिम बहुल बनाकर इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए, लेकिन गोपाल पाठा के इन सभी कार्रवाई से यह सभी पॉसिबल नहीं हो पाता है और 19 अगस्त तक हिंसा कम होने लगती है और 21 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में वायसराय शासन लागू कर दिया जिससे पूरा सिचुएशन कंट्रोल हो गया। जहाँ एक तरफ पूरा देश गोपाल पाठा की जवाबी कार्रवाई से खुश था तो वही जो महात्मा गांधी थे वे नाराज थे और वे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे। तो इन सभी के बाद वे कोलकाता आते हैं और गोपाल पाठा से बोलते हैं कि आप अपना हथियार टाल दीजिए, अगर ऐसे ही हिंसा होती रही तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पे गोपाल पाठा बोलते हैं कि बापू आप उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम हमारे हिंदू भाइयों के साथ गलत हुआ और हमारे हिंदू बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई और यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया और घर को भी जला दिया गया। हमने किसी से भी लड़ाई नहीं की थी, फिर भी उन्होंने हम पर हमला किया। मैंने यह जवाबी कार्रवाई अपने हिंदू भाई और बहनों को बचाने के लिए किया है और यह हथियार हमारी रक्षा है और इसे मैं कभी नहीं फेंकूंगा और अगर वे फिर आएंगे तो मैं फिर उन्हें मारूंगा। तो वैसे में धीरे धीरे सभी माहौल शांत हो जाती है
लेकिन इन सभी दंगे से भारत का विभाजन होना तय हो गया, जो कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे। तो वैसे में धीरे धीरे भारत के विभाजन की बात चल रही थी, तो आगे चलकर 3 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड माउंटेनबेन ने स्वतंत्रता की तारीख 14 अगस्त 1947 को तय किया। भारतीय राजनेताओं ने 2 जून 1947 को इस योजना को स्वीकार कर लिया गया था और मुस्लिम लीग की एक अलग राष्ट्र की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया था। और फिर 3 जून 1947 को कांग्रेस के पूरे कार्य समिति ने इस विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया। और ऐसे में करके आगे चलकर ब्रिटिश भारत में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बनाया गया, जिसे रेड क्लिफ लाइन नाम दिया गया। और पाकिस्तान के हिस्से में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान हिस्से में मिला। और ऐसे में जो हिंदू लोग थे, जो कि पाकिस्तान के एरिया में थे, वह भारत में आ गया, और जो भारत में मुस्लिम लोग थे वे अपने पाकिस्तान में पलायन करे। और फिर जो कुछ मुस्लिम थे, जो कि मुस्लिम लीग के इन सब योजना से सहमत नहीं थे, तो वे इंडिया में ही रुक जाते हैं। और फिर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वे भी इंडिया छोड़कर ब्रिटेन चल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। बिकॉज ये सभी जो फ्रीडम होती है 14 to 15 अगस्त को मिडिल नाइट यानी कि 12 बजे हुई होती है। तो जो पाकिस्तान होती है वह 14 अगस्त को अपनी आजादी मनाई, और जो इंडिया होती है 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता मनाया। The national flag, saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was proud, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. तो ये रही हमारी आज की जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।